हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम लोग चलते हैं हमारे सीडीपी के कॉन्सेप्ट सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, जो है विकास की अवधारणा पार्ट 2। इसमें हम लोग ऐसे पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जिससे सीटेट हर बार प्रश्न पूछता है। एक एक पॉइंट अपने आप में एक प्रश्न है। आप अगर सीटेट कभी दे चुके होंगे या सीटेट के प्रीवियस पेपर देख चुके होंगे तब आप समझिएगा कि ये पॉइंट अपने आप में कितने महत्वपूर्ण है। तो चलिए आते हैं हमारे वीडियो पे। आप बस वीडियो को पेशेंसफुली सुनिएगा, रटने वाली कोई बात नहीं है। आप बस एक बार समझ जाइएगा, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और इस चैप्टर को आप अगर समझ जाते हैं अच्छे से तो आधा सीटेट तो आपकी वैसे ही आप पास है। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट है, विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होते हैं। देखिए इसमें हिंदी में कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जो थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी जिसमें सीटेट के हिंदी वर्ड का हिंदी में मीनिंग अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो अभी के लिए आप देखिए, इसमें मैं डिटेल से चर्चा करते हुए जाऊंगी। विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होते हैं। रचनात्मक अर्थात कंस्ट्रक्टिव, बहुत अच्छी तरीके से, जो प्रारंभिक अवस्था में होता है, जैसे किशोर अवस्था तक आते आते या आप यूं कहें प्रौढ़ अवस्था तक रचनात्मकता की जो है दौड़ चलती रहती है। इसमें शरीर और मानसिक रूप से बच्चा या मनुष्य परिपक्व होता है। विनाशात्मक या डिस्ट्रक्टिव इसके बारे में नहीं पूछता है, इसलिए क्योंकि ये अंतिम स्टेज है। मतलब 60 साल के बाद जब आप बूढ़े होने लगते हैं, धीरे धीरे आप आगे की तरफ झुक जाते हैं या आप अच्छे से देख नहीं पाते हैं, आपकी आंख खराब होने लगती है, आपकी किडनी डैमेज होने लगती है। तो ये सारी जो विनाश है ये विनाशात्मक विकास में आते हैं। तो ये उत्तरार्ध में होता है। मतलब प्रारंभिक किसी भी चीज की शुरुआत को हम प्रारंभिक अवस्था कहते हैं और अंत को उत्तरार्ध कहते हैं। ये हिंदी की टेक्निक है। उत्तर मुगल पीरियड होता है ना, मुगल एम्पायर जब खत्म हो गए उनके बाद जो बहादुर शाह जफर या जो अंतिम जो आए औरंगजेब के बाद, उनको उत्तर मुगल काल कहा जाता है। मतलब वो मेन पार्ट खत्म होने के बाद। तो इसी तरह ये जो है विनाशात्मक, ये उत्तरार्ध में आता है जब मनुष्य 60 ईयर के बाद के एज में पहुंचता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं कि विनाशात्मक होते हैं, तो आप कहेंगे दोनों होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन जो है पहले प्रारंभिक अवस्था में रचनात्मक होंगे और अंतिम अवस्था में जाके वो कैसे होंगे, विनाशात्मक होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं विकास का प्रतिरूप, पैटर्न। ठीक है, विकास मनुष्य में दो तरह से होते हैं। एक मस्तकाधोमुखी, इसे कहते हैं सीफेलोकॉर्डल। मैंने इंग्लिश वर्ड भी लिया है ताकि आप अच्छे से समझ ले। मस्तकाधोमुखी अर्थात सिर से लेकर पैर की ओर। भ्रूण में पहले सिर का विकास होता है। मैंने इसको समझाने के लिए एक पिक्चर भी लिया है। भ्रूण अर्थात माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है तो पहले वो उसका सर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये 3 से 8 वीक में इस तरह का कुछ फिगर होता है। जो लोग अल्ट्रासाउंड देखे होंगे उसमें आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। वैसे मैंने ये पिक लगाई है। उसके बाद जब बच्चा 9 वीक के लगभग हो जाता है, जैसे जन्म लेने पर होते हैं, तब उसके हाथ पैर सब अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट जो होती है इसे सर का होता है। उसके बाद धीरे धीरे हाथ पैर, फिर हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां, इस तरह से डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले डेवलपमेंट किसकी होती है, तो सिर की होती है। इसीलिए इसका नाम है मस्तकाधोमुखी। पहले मस्तक और उसके बाद धीरे धीरे धड़ और अन्य पार्ट का डेवलपमेंट होता है। बार बार पूछा जाता है कि हम लोग का शरीर कौन से विकास को फॉलो करता है, तो सेफेलोकॉर्डल, मस्तकाधोमुखी। कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है मस्तकाधोमुखी विकास क्या है। इस विकास में बच्चा पहले सिर और फिर धड़ का विकास होता है। सिर से लेकर पैर तक के विकास होते हैं। बार बार घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन पूछी गई है। दूसरा होता है निकट दूर विकास क्रम, पॉक्सी मोडिस्टल डेवलपमेंट सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, पहले केंद्र पर कंट्रोल आता है, उसके बाद दूर के भाग में। मतलब बच्चा जब जन्म होता है तो आप देखिएगा पहले वो धीरे धीरे पेट के बल उलटना सीखता है, उसके बाद जो है अपने धड़ को सीधा करना सीखता है और खड़ा होना उसके बाद सीखता है। सबसे पहले उसका इसमें कंट्रोल आता है तो पेट में आता है, केंद्र में आता है। शरीर का केंद्र पेट में है और उसके बाद धीरे धीरे जो है धड़ और चारों तरफ क्रियाशीलता आती है। इसे कहते हैं निकट दूर विकास क्रम। कभी कभी समीपस्थ दूर विकास क्रम भी हिंदी में कह देता है। तो आपको थोड़ा सा हिंदी की जानकारी रखनी पड़ेगी, और इंग्लिश में प्रॉक्सिमो डिस्टल कर याद रख सकते हैं, क्योंकि बार बार इंग्लिश में प्रॉक्सिमो डिस्टल ही पूछेगा, सेफेलोकॉर्डल ही पूछेगा। हिंदी में निकट को कभी समीपस्थ कर देगा, कभी निकटस्थ कर देगा। ठीक है, कुछ भी कर सकता है। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट में। प्रत्येक बालक में विकास की दर में भिन्नता। ये हर बच्चे में विकास की दर में भिन्नता होगी ही। ठीक है, कभी आप देखिएगा कोई बच्चा जो है 11 महीने की उम्र में चलने लगता है, कोई बच्चा देखिएगा 18 महीने में चलता है, कोई बच्चा 21 महीने में चलता है, कोई बच्चा 2 साल में सही तरह से चल पाता है। तो अपनी विकास के सबकी अलग अलग पेस है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा 11 महीने में चला वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है या बहुत ज्यादा मोटर स्किल्स उसकी अच्छे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका अपना अपना विकास का दर है। डॉक्टर कहते हैं वो उसके लिए नॉर्मल है और ये इस बच्चे के लिए नॉर्मल है। तो हर बच्चे के लिए विकास की जो है अलग अलग दर होगी। सिर्फ चलने में ही क्यों, बोलने में भी कोई बच्चा बहुत जल्दी बोलता है, कोई बच्चा कुछ लेट से बोलता है, कोई बच्चा बहुत जल्दी ही कविताएं सुनाने लगता है, कोई बच्चा थोड़े बड़े होने पर कविताएं सुनाने लगता है। तो प्रत्येक बालक में विकास की दर भिन्न होती है। कोई बच्चा बहुत जल्दी ही अंग्रेजी भाषा सीखने लगता है, कोई बच्चा अंग्रेजी सीखने में बहुत लेट लगाता है, इवन कभी कभी तो सीख भी नहीं पाता है सही से। तो हर बच्चे में विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं जिसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं वीडियो छोटी ही बनाती हूँ इसलिए कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरे तरह से देख पाए, क्योंकि उससे आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठ जाए। ठीक है, प्रत्येक बालक में विकास की दर भिन्न होगी। अब प्रश्न आपको पूछ देता है कभी कभी कि प्रत्येक संस्कृति में बालक की विकास की दर समान होती है। अब जब प्रत्येक बालक में ही भिन्न है तो आप अलग अलग संस्कृति के बालक को उठाइएगा तो भिन्न होगा। एक ही परिवार के दो बच्चे को अगर आप ले लीजिएगा तो उसमें विकास की दर भिन्न होगी। अब अगर आप दो राज्य के अलग अलग राज्य के बच्चे लेते हैं या दो अलग अलग देशों के बच्चे लेते हैं या दो अलग अलग कल्चर के बच्चे लेते हैं तो उसमें विकास की दर तो भिन्न होगी ही ना। यहाँ हम मैं बात करें कि हर दो बच्चे को अगर आप उठा लेंगे तो सब में विकास की दर भिन्न होगी। और आप यहाँ बात कर रहे हैं अगर आपके घर में ही दो बच्चे हैं तो आप देख लीजिए, कोई बच्चा जल्दी बोलना सीखा होगा, कोई बच्चा लेट में बोलना सीखा होगा। तो
प्रत्येक बालक में विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। तो अगर कोई दो साधारण एक ही परिवार के बच्चे हो, अलग परिवार के बच्चे, अलग संस्कृति के बच्चे, अलग देश के बच्चे हो, कहीं के भी दो बच्चे हो, तो दोनों में विकास की दर क्या होगी? हमेशा भिन्न होगी। विकास में संतुलित और पौष्टिक भोजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। विकास में संतुलित और पौष्टिक भोजन, बच्चे को खाना कैसा देना है? बैलेंस डाइट देना है, पौष्टिक देना है। ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब परिवार से है, बेचारे को खाना ही नहीं मिल रहा है, तो उसका शरीर का विकास अच्छा से हो नहीं पाएगा, वो दुबला पतला रह जाएगा। अगर उसको प्रोटीन की कमी है, आयरन की कमी है, तो शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारी कमियां हो सकती है। इसलिए बच्चे का संतुलित भोजन बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो पौष्टिक भी होना चाहिए। अगर आप उसे ओवरफीड भी करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट फूड खिला रहे हैं या ऑयली चीज़ खिला रहे हैं जो उसका उसका शरीर पचा नहीं पा रहा, तो वो उसके लिए हानिकारक भी हो जाएगी। इसलिए हमेशा जो है खाना बैलेंस्ड ही खाना चाहिए और बच्चों को भी बैलेंस्ड और पौष्टिक भोजन ही देना चाहिए। विकास निरंतरता के सिद्धांत पर चलती है। निरंतर विकास हमारे शरीर में होते रहता है जब तक कि हम लोग मृत्यु के सन्मुख ना पहुंच जाए। अगर एक बार को देखें तो शारीरिक विकास कुछ समय बाद रुक भी सकती है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, जैसा हम लोग पहले चर्चा किए, लेकिन निरंतर चलते रहेगा। मानसिक विकास निरंतर चलते रहेगा। आपके दिमाग में कुछ स्कीमा बनेगा कोई चीज के बारे में, फिर आप कुछ नया चीज देखेंगे या सुनेंगे, तो उसके बारे में जो धारणा थी आपकी बदल जाएगी। जो धारणा जिस तरह यूट्यूब या फिर कोई भी ऐप बार बार अपडेट होता है, तो हमारे दिमाग में भी जो भी धारणाएं हैं बार बार अपडेट होते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। मेरी 2 साल की बेटी है, हमारे घर में एक डॉगी है, उसका नाम गोला है। तो वो कभी भी मार्केट में कोई भी डॉगी को देखता है तो बोलती है मम्मा गोला। तो उसको मैंने बताया कि गोला एक फिक्स डॉग है जो मेरे घर में है। बाहर के जो अलग अलग कुत्ते हैं उनके अलग अलग नाम हो भी सकते हैं, और अगर नाम कोई नहीं रखा है तो नहीं भी हो सकते हैं। इसमें वो जो है अब वो समझने लगा कि वो कुत्ता एक प्रजाति है, उसका एक पार्ट का नाम गोला है। इसी तरह हम लोग भी कोई चीजों को कभी सामान्य में समझते हैं, फिर धीरे धीरे उस चीजों को विशिष्ट में समझना शुरू करते हैं। इसी को कहते हैं सामान्य से विशिष्ट में समझना। मतलब पहले आप जनरल समझते हैं, फिर स्पेसिफिक चीज को समझते हैं। ठीक है, जैसे कोई छोटा बच्चा को आप कोई सामान पकड़ाए तो दोनों हाथ और दोनों पैर ऐसे करके आगे बढ़ा देगा, और उसके बाद जब वो थोड़ा मैच्योर होगा तो वो एक हाथ को बढ़ाएगा, फिर वो फिंगर से पकड़ने की कोशिश करेगा। तो इसे कहते हैं आपके मतलब ये मैं पढ़ा रही थी विकास की निरंतरता का सिद्धांत। मैं कहाँ से कहाँ चले गई, लेकिन ये सारे पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे पॉइंट सीटेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगता है। आप लोग को पता होगा गर्भ में बच्चा 9 महीना तक रहता है, सब लोग सबको पता है, लेकिन ये महीना नहीं पूछ के डे पूछ देता है। 9 मंथ और 10 डेज एक्जैक्ट यही होता है, 9 महीना और प्लस 10 डेज, ये पूरी तरह विकसित होने का काल होता है। इससे पहले भी प्रेमी जन्म लेते हैं जिसे प्रीमेच्योर बेबी कहा जाता है, और इसके बाद भी बच्चे जन्म लेते हैं बहुत रेयर केस में। इसमें भी आप बात कर सकते हैं कि अलग अलग पेस होते हैं, लेकिन सर्वमान्य जो होता है ये 280 दिन ही होती है। अब नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। इसमें भी अलग अलग भार आप देख सकते हैं, 2 केजी से लेकर 2.5-3 केजी तक का भार जो है नॉर्मल कहा जाता है, लेकिन इसको एक स्टैंडर्ड वेट में 7 पाउंड मान लिया गया है। फिर हमारा अंतिम पॉइंट है, बालक का विकास आनुवांशिकता और वातावरण की पारस्परिक अंतरक्रिया के कारण होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है, हर सेट में ये क्वेश्चन है। ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं है। सीटेट जब से प्रश्न लेना एग्जाम लेना शुरू किया है, हर साल पूछा है। बालक का विकास में सबसे पहला तो है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता क्या है? वंश के गुण। आप में जो अपने वंश के गुण है, जो आपके माँ पिता के डीएनए जिनके द्वारा आपके शरीर में आई है, वो गुण, और वातावरण, आप उसको कैसा माहौल दे रहे हैं, कैसे लोग हैं उसके अगल बगल, कैसा पर्यावरण है, ये दोनों के पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप बालक का विकास होता है। दोनों का पारस्परिक क्रिया, ऐसा नहीं है कि आनुवंशिकता ही डिसाइड करेगी कि बच्चा क्या बनेगा। आनुवंशिकता ये डिसाइड कर सकती है कि बच्चा कहाँ तक जा सकता है, कितना लेवल तक जा सकता है, लेकिन ये डिसाइड नहीं करती है कि कहाँ तक जाएगा। सपोज कीजिए अगर कोई डॉक्टर है तो उसका बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, वो बन सकता है डॉक्टर, लेकिन हो सकता है वो डॉक्टर नहीं बने, उसको अगर अच्छा वातावरण ही नहीं मिला, उसे एक ऐसे माहौल में रखा गया जहाँ पे असामाजिक तत्व ज्यादा है, ऐसे लोग हैं जो लेजी है या कुछ नहीं करना चाहते, तो वो भी बच्चा में भी लेजी हो जाए और कुछ नहीं करना चाहे। और अगर आप उसको बहुत अच्छा माहौल देते हो सकता है वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर या इससे भी बड़ी कुछ पोस्ट पर बन जाए। तो बालक के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका। अब कहेंगे आनुवंशिकता और वातावरण की जोड़ की, तो जी नहीं, इसके गुणनफल की, मतलब दोनों का एक पारस्परिक अंतरक्रिया होता है। मतलब आनुवांशिकता और वातावरण का एक पारस्परिक अंतरक्रिया होता है। दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि बच्चा किस पेस तक जाएगा, क्या बन रहा है और क्या बनेगा। तो बालक के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के पारस्परिक अंतरक्रिया के कारण होती है। आप इन सारे पॉइंट्स को स्क्रीनशॉट या तो ले लें, और मैं इसके पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दूंगी। और इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आप सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स उल्टा के देख सकते हैं, बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि इसके कुछ और पॉइंट बच गए हैं वो मैं ले लूँ, और उसके बाद वृद्धि और विकास पर एक छोटा सा वीडियो देकर विकास और वृद्धि का टॉपिक को खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक में मैं जाऊंगी। ये सारे टॉपिक्स के वीडियो को आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। आप आराम से इस मेरे वीडियो को सुन लीजिए और सारे पॉइंट्स को समझ लीजिए। हो सके तो 2 बार सुन लीजिए, एक बार सुबह एक बार शाम, और एक बार उस वीडियो को ऊपर से नीचे तक स्क्रीनशॉट लेके उसको पढ़ लीजिए। तो आप देखिएगा कि एग्जाम के टाइम पे कितना मजा आएगा, आपको लगेगा सारा आंसर आपको आता है। सेट बनाने से पहले आप अगर ये सारी चीज को एक बार पढ़ लेते हैं, आपको सेट बनाने में मजा आ जाएगा, सारा क्वेश्चन आपको लगेगा आता है। कुछ टफ नहीं है, बस आपको इन छोटी छोटी चीजों को समझनी है। और सीटेट तो आप इस बार क्रैक कर रहे हैं, वो भी 120 प्लस मार्क के साथ, ये मेरा वादा है। और आपकी तरफ से मेहनत ये रहेगी कि आप सारे वीडियोस को ध्यान से देखेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर सिर्फ एक बार, मैं ज्यादा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक बार आप शाम को पढ़ लेंगे। और हफ्ता में एक दिन जितना वीडियो हफ्ता भर का हुआ सारी वीडियोस को एक बार अगर सुन सके तो सुन ले, नहीं तो इसके पीडीएफ को देख ले।